हो राम राम, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। वो नाम शेखर है। मैं नॉलेज हब संचालित करता हूँ रायगढ़ छत्तीसगढ़ में, आपके अपन प्रदेश छत्तीसगढ़ में। तो संगवारी हो, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और थोड़े से बदलाव भी हुई से ग्राम पंचायत के स्थायी समिति के कुछ प्रावधान ओकला लेकर के बहुत कंफ्यूजन है। अलग अलग मन कहत रहे या फिर बता देवा औ बता देवा, तो एक खातिर ये वीडियो देखा समझा और ई हिसाब ले पेपर में अपन प्रश्न आए तो सॉल्व करके आहा। गलती होने की संभावना नहीं रहे। जोन मन एमे डाउट करत हैं तेन मन पहले सबले पहले सरकारी पीडीएफ बता देना, ओकर बाद बाकी डिटेल ला बता देना। क्योंकि होता है, हिंदी में आता हूँ, क्योंकि होता है कि आपके मन में कंफ्यूजन बहुत सारे रहते हैं कि क्या सच में हुआ है। आपके पास जो भी मौजूद किताबें होंगी आपने उनसे पढ़ा होगा और आपको एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में जरूर क्रिएट हो सकता है। तो मैं सबसे पहले तो वो पीडीएफ दिखा दे रहा हूँ जो गवर्नमेंट पीडीएफ है, जिसमें कुछ प्रावधान स्पष्ट किए गए थे और मैं उन्हीं प्रावधानों के हिसाब से बताऊंगा। जैसे यहाँ देखेंगे तो 5 समितियों के बनने की बात कही गई है 2025 के पंचायती राज चुनाव के बाद। सामान्य प्रशासन, निर्माण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, कृषि, राजस्व और वन और ग्राम गौठान, 5 समितियां। पर गौर करने लायक बात यहाँ है, यहाँ ध्यान देंगे। यहाँ लिखा है कि उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्वच्छता समिति का पदेन सदस्य होगा। अभी तक क्या था कि उप सरपंच अध्यक्षता करते आए थे। ये हुआ है एक बड़ा बदलाव कि अब वो उप सरपंच शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्वच्छता समिति के पदेन सदस्य बन गए हैं। इसका मतलब यह है कि अब वो इस समिति में अध्यक्ष नहीं रहेंगे। और एक बड़ा परिवर्तन, सरपंच जो है वो सामान्य प्रशासन समिति के साथ साथ शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी बन गए हैं। पदेन सभापति यानी वही माने जाएंगे बाय डिफॉल्ट। तो ये आया है बड़ा परिवर्तन। इसका मतलब यह है कि क्या उप सरपंच बची हुई समिति, अब 3 समिति बचेगी क्योंकि हमारे पास ये समितियां तो बुक हो गई। गौर करेंगे तो हमारे पास कुल 5 समितियां हैं। उन 5 समितियों में सामान्य प्रशासन बुक हो गया ऑलरेडी, सरपंच अध्यक्षता करने वाले हैं। शिक्षा समिति सरपंच अध्यक्षता करने वाले हैं। तो अब हमारे पास है निर्माण समिति, कृषि और ग्राम गौठान। क्या इसमें उप सरपंच अध्यक्ष बन सकते हैं? बन सकते हैं। तो उनके पास 3 समितियां खुली हुई है, पर क्या वही होंगे? अब वो जो पुराना प्रावधान था कि शिक्षा समिति में उप सरपंच ही होते थे, वो हट गया है। ये जिन लोग पहले से पढ़ रखे हैं उनके लिए कंफ्यूजन दूर कर दिया और बाकी लोगों के लिए अब आने वाली वीडियो में मैं जितना बताते जाऊंगा वो आपके लिए शुद्ध क्वेश्चन होंगे। तो अब इससे बाहर आते हैं। बस ये बताना जरूरी था कि हमारे पास सरकारी आंकड़े उपलब्ध हैं, जस्ट कि आप अननेसेसरी इस दिक्कत में ना रहें कि आपको लगे कि कुछ भी बता दिया जा रहा है। तो हम उसको सुनिश्चित करते हुए पंचायती राज के भीतर ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों को डिटेल से समझते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि कौन से धारा में इसका प्रावधान है। तो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 46 में इसके लिए प्रोविजन किए गए हैं। तो ध्यान रखेंगे कौन सी धारा में प्रावधान है पूछेगा तो धारा 46। पहला क्वेश्चन तो हमारा यही बन गया। दूसरा ये कि कुल कितनी समितियां होंगी। उत्तर है 5 स्थायी समितियां होंगी, जिसको हम अभी लिस्ट में दिखा भी रहे थे। कौन सी होंगी ये समितियां? तो सामान्य प्रशासन समिति नंबर 1, निर्माण और विकास समिति नंबर 2, शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण और स्वच्छता मिला करके एक समिति मतलब तीसरे नंबर की समिति, कृषि, राजस्व और वन समिति चौथे नंबर की समिति और ग्राम गौठान 5वें नंबर की समिति। इसलिए इस बार यानी 2025 में भी 5 समितियों का गठन किया जा रहा है। हालांकि ग्राम गौठान वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार नहीं चला रही है, लेकिन फिर भी इस नाम से समिति का गठन किए जाने का प्रावधान किया गया है। ग्राम गौठानों को अब अलग रूप में संचालित किया जाएगा। किस रूप में यह भी फिक्स नहीं है, फिर भी समितियों का गठन करने का प्रारूप आया है। तो ये हमारे पास 5 समितियां ही उत्तर लगा करके आना है। ध्यान देंगे कि इसमें ये जो 5 समितियां हैं उनमें समिति का गठन आखिर कैसा होगा। तो ग्राम पंचायत के सदस्य मतलब पंच, उप सरपंच और सरपंच, यही मिलकर के समिति का गठन करेंगे। यानी कि इन्हीं लोगों से मिलकर के समिति बनेगी। बाहरी लोग समिति में सिर्फ विशेषज्ञ सदस्य के रूप में ऐड हो सकते हैं, मतदान वगैरह करने का हक नहीं होगा। यही होंगे मेन मेंबर समितियों के। पंच, उप सरपंच और सरपंच लोगों से ही मिलकर समिति का गठन होगा। नगर से कोई नहीं, जनपद से या जिला से हम किसी को शामिल नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो 5 समितियां सदस्य अपने आप में से यानी ग्राम पंचायत के लोग ही अपने आप में से जो पदाधिकारी हैं पंच, उप सरपंच, सरपंच वही मिलकर के कर रहे हैं। ध्यान रखेंगे जितनी भी समितियां हैं ये सभी 5 समितियां, उसमें सरपंच पदेन सदस्य होंगे यानी सिटिंग मेंबर।
अच्छा, सिटिंग मेंबर एक अलग व्यक्ति होता है जो सामान्य सदस्यों के अतिरिक्त गिना जाता है। यानी इन सभी समितियों की बैठक में सरपंच वहां जाकर के बैठ सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं, पर मतदान नहीं करेंगे। ये जो 4 बची हुई समितियां हैं, एक में तो वो खुद अध्यक्ष है, तो उस जिसमें अध्यक्षता कर रहे हैं उसमें और सदस्य बनने तो जाएंगे नहीं, तो बाकी की जो 4 समितियां हैं उन सभी चारों समिति में वो जा करके सदस्य के रूप में बैठ सकते हैं, पदेन सदस्य के रूप में बात कर सकते हैं, अपना पक्ष रख सकते हैं, मतदान नहीं करेंगे, केवल अपने समिति की अध्यक्षता। यहां पर अगर देखें तो अब इस वाले मामले में हुआ क्या है, सामान्य प्रशासन की अध्यक्षता भी वही करेंगे और शिक्षा की भी अध्यक्षता करेंगे। तो अब उनके पास कितनी समिति में सदस्य बनने की योग्यता रह गई? निर्माण और विकास में पदेन सदस्य हो सकेंगे, कृषि राजस्व और वन में पदेन सदस्य हो सकेंगे, और ग्राम गोठान समिति में पदेन सदस्य हो सकेंगे। आई होप यहां तक क्लियर हो गया सारे प्रावधान, पक्का ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। सदस्य जो हैं उनके लिए क्या योग्यता आवश्यक है, यानी कि समिति का सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए? सरपंच, उप सरपंच या पंच हो आप, इतना काफी होगा। यानी ग्राम पंचायत का आपको सदस्य होना जरूरी है। ग्राम पंचायत सदस्य का मतलब पदाधिकारियों में से आप कोई भी हो तो आप समिति के मेंबर कहे जाएंगे। और ये एक शर्त है, एक व्यक्ति अधिकतम 2 समिति में ही सदस्य रह सकेगा। यदि कोई एक व्यक्ति सामान्य प्रशासन में है और निर्माण और विकास में भी सदस्य है तो बाकी 3 में वो कभी भी सदस्य नहीं हो सकेगा। यानी एक व्यक्ति अधिकतम 2 ही समिति में सदस्यता हासिल कर सकेगा। ये हम क्लियर करते हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें आप मार्के पर जान गए होंगे। अब बारी बारी से इन समितियों की डिटेल जानते हैं कि किस समिति में कैसा स्ट्रक्चर होगा, सचिव कौन होंगे और क्या क्या कार्य होता है। इसको लेकर के एक पूरा चैप्टर बना हुआ है, तो आप ध्यान देंगे। पहली समिति का नाम क्या है? सामान्य प्रशासन समिति। यही होती है सबसे बड़ी, सबसे महत्वपूर्ण समिति, सबसे प्रमुख समिति। इसीलिए कहा जाता है इस समिति को क्योंकि सारे वित्तीय निर्णय, सारे बजट संबंधी निर्णय यहीं से होकर गुजरते हैं। तो सबसे प्रमुख समिति होगी ग्राम पंचायत पे। इसके अध्यक्ष खुद सरपंच होंगे, जैसा कि तय कर दिया गया है कि जो सरपंच बनेगा वही सामान्य प्रशासन समिति का अध्यक्ष भी बनेगा। सदस्य कौन होंगे? अन्य समितियां जो और 4 समिति हैं, अब कायदे से बोला जाए तो 3 समिति, क्योंकि सरपंच 2-2 समिति में अध्यक्षता कर रहे हैं, तो अन्य समितियों के अध्यक्ष यानी 3 लोग बच गए, वो सभी होंगे इसमें सदस्य के रूप में शामिल। आई होप यहां तक क्लियर। सचिव कौन होगा? जो ग्राम पंचायत का सचिव है वही इसका भी सचिव होगा। क्लियर है? तो याद रखेंगे, सरपंच अध्यक्षता करेंगे, बाकी समितियों के अध्यक्ष या सभापति इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे, और सचिव वही होगा जो ग्राम पंचायत का सचिव है, क्योंकि सारे बड़े बड़े निर्णय यहीं से होकर जाते हैं, सारे वित्तीय निर्णय यहीं से होकर जाते हैं। तो क्या काम करेगी सामान्य प्रशासन समिति? नंबर 1, स्थापना और सेवा कार्य देखेगी। नंबर 2, निर्माण कार्य का अनुमोदन करेगी, अगर कोई निर्माण कार्य होना है तो उसको अप्रूव करना। नंबर 3, बजट, लेखा और कराधान संबंधी कार्य करेगी। नंबर 4, खाद्य और नागरिक आपूर्ति का कार्य देखेगी, जो कई बार पूछ चुका है। नंबर 5, ग्राम पंचायत के अधीन बाकी समितियां अगर कोई कार्य अभी तक नहीं ले पाई हैं, वो कार्य पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो वो सारे कार्य आ जाएंगे सामान्य प्रशासन समिति के पास। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसमें जितनी भी और समितियां हैं हमारे पास 4, उनको यदि कोई कार्य आवंटित नहीं हो पाया है तो मतलब वो कार्य कर रही है कौन? सामान्य प्रशासन समिति। आई होप क्लियर। आगे बढ़ते हैं और दूसरी समिति को जानते हैं जो निर्माण संबंधी समिति है। निर्माण और विकास संबंधी समिति, इसके अध्यक्ष पंच अपने बीच से चुनेंगे। निर्माण और विकास कार्यों की समिति में अध्यक्ष पंच अपने बीच से किसी को चुनते हैं। हालांकि ऐसे ही रैंडम चुनाव नहीं हो जाता है, इसके चुनाव की पूरी एक प्रक्रिया होती है। कैसे प्रक्रिया होती है तो मैं आपको बता दूं। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा किसी एक सरकारी अधिकारी को अधिकृत किया जाएगा जो जाकर के ये चुनाव कंप्लीट कराएंगे। यानी अपने बीच से रैंडम ऐसे एक दिन चौपाल में बैठे चाय पीते पीते और बोले आज से भाई तू अध्यक्ष होगा, इतना ड्रामा नहीं होगा, बल्कि प्रॉपर एक तरीका अपनाया जाएगा जहां अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा भेजे गए एक सरकारी अधिकारी एक निश्चित दिन पर इसकी प्रक्रिया को पूरा करेंगे और हमें मिलेगा निर्माण और विकास समिति का अध्यक्ष। इसके अलावा जो गोठान समिति है उसका अध्यक्ष भी इसी तरीके से चुना जाएगा
और जो हमारी एक और समिति राजस्व वाली समिति, उसका अध्यक्ष भी इसी तरह से चुना जाएगा। यानी वो समितियां जिसमें सरपंच खुद अध्यक्ष नहीं होते, उसके लिए चुनाव की ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आई होप क्लियर हो गया। मैं बार बार ये नहीं दोहरा पाऊंगा, इसलिए यहीं पर एक बार क्लियर कर देते हैं अपन। अब बात करते हैं अगला, इसमें कितने सदस्य होंगे। तो जो बाकी की समितियां हैं उनमें 4 सदस्य होंगे, यह तय किया गया है। और एक चीज ध्यान रखनी है, एक व्यक्ति 2 से ज्यादा समिति में सदस्य ना हो सके, इस बात का खास ख्याल रखना है। पदेन सदस्य कौन होगा? सरपंच होंगे पदेन सदस्य। जैसे कि हम बताएं कि हर बाकी की समितियां जिसमें वो खुद अध्यक्ष नहीं है, वहां पदेन सदस्य के रूप में आएंगे, बैठेंगे, अपने विचार रखेंगे, मतदान नहीं करेंगे। कौन? सरपंच। तो ध्यान रखें, बैठक में उपस्थित रह सकते हैं, मतदान नहीं करेंगे। अब आते हैं कि ये समिति आखिर काम क्या क्या करती है। नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रामीण विद्युतीकरण का काम देखेगी निर्माण समिति। बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए पार्क बनाना, उपवन बनाना, ये भी इन्हीं का कार्य। संचार कार्य, संचार सुविधा में सुधार, ये इस निर्माण और विकास समिति का कार्य है। ग्राम कुटीर और खादी उद्योग का कार्य निर्माण और विकास समिति का कार्य है। योजना और प्रबंधन, निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण यानी कि जाकर के निरीक्षण करना, और लोक अभियांत्रिकी यानी पीएचई संबंधी कार्य यही करेगी। इसके अलावा बजट और उसके क्रियान्वयन संबंधी भी कुछ कार्य, जिसमें ये सुझाव देगी और सामान्य प्रशासन समिति उस पर एक्ट करेगी। ये सारे कार्य आएंगे इस समिति के भीतर। फिर दोहराता हूं, ग्रामीण विद्युतीकरण, बच्चों और महिलाओं के लिए पार्क उपवन बनाना, संचार सुविधा सुधार करना, ग्राम कुटीर और खादी उद्योग का निर्माण, योजना और प्रबंधन का कार्य, निर्माण कार्य का पर्यवेक्षण, लोक अभियांत्रिकी यानी पब्लिक इंजीनियरिंग जो होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी कह सकते हैं, उसका कार्य, बजट और कार्यान्वयन का कार्य, जैसे कि कहीं पंप लगाना, वाटर पंप लगाना या हैंडपंप आदि लगाना, नालियों का निर्माण, ये सब जो है निर्माण और विकास समिति के रास्ते से होकर गुजरेगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं तीसरी समिति जिसके हिस्से में सबसे ज्यादा काम डाल दिए गए हैं। ये समिति का नाम है शिक्षा समिति, शॉर्ट फॉर्म में, और लॉन्ग फॉर्म में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण समिति। स्वच्छता भी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और समाज कल्याण सब काम देखेगी। इसके अध्यक्ष भी अब सरपंच ही होंगे, पहले उप सरपंच होते थे, यहां हुआ है परिवर्तन। तो ध्यान रखेंगे, सरपंच ही अध्यक्ष होंगे और पदेन सदस्य के रूप में उप सरपंच अनिवार्य रूप से इसका हिस्सा होंगे। यानी उप सरपंच को इस समिति में बैठक में आना ही पड़ेगा। फिक्स है वो एक मेंबर, इसमें पहले फिक्स अध्यक्ष होते थे, अब फिक्स सदस्य बना दिए गए हैं। इनके अलावा बाकी 3 और पंच आएंगे जो भी सदस्य के रूप में चुने जाए, यानी कुल 4 लोग सदस्य के रूप में शामिल होंगे। इसका सचिव कौन होगा? इसके सचिव एडीओ होंगे, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, इनमें से कोई एक, सब एक साथ सचिव नहीं हो जाएंगे। एडीओ को दे सकते हैं, एएनएम को दे सकते हैं, या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उस ग्रामीण क्षेत्र में जिनकी उपलब्धता जल्दी सुनिश्चित हो सके। इसका निर्धारण कौन करता है कि कौन संभालेगा सचिव का पद? तो यह जिला कलेक्टर का कार्य है कि किस ग्राम पंचायत की समिति के लिए सचिव कौन बनेगा, कलेक्टर साहब। फिर बात करते हैं कार्यों पर। तो अभी कार्यों की लिस्ट लंबी है, ध्यान देंगे। ग्राम पंचायत के सभी विद्यालय का निरीक्षण करना, शिक्षा समिति है, विद्यालय का निरीक्षण तो करेगी। दूसरा, प्रत्येक माह की 5 तारीख को पहुंच जाएंगे स्कूल और शिक्षकों का अटेंडेंस चेक करेंगे, पर 5 तारीख तक का नहीं, पिछले महीने का। तो प्रत्येक माह की 5 तारीख को जाएंगे स्कूल और पिछले माह गुरुजी लोग, मास्टरनी लोग आ रहे थे कि नहीं, उसका पूरा डिटेल चेक करेंगे, यानी उनका उपस्थिति रजिस्टर चेक करने की जिम्मेदारी भी इनका है। अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देना। अनौपचारिक शिक्षा समझते हैं आप? मतलब जैसे वो शिक्षा जो कि प्रॉपर स्कूल या कॉलेज में नहीं मिलती है, किसी चौपाल पे आप शिक्षा कार्यक्रम चला दीजिए, बुजुर्गों को पढ़ाने का कार्यक्रम चला दीजिए, जो ऐसी महिलाएं जो साक्षर नहीं उनको पढ़ाने का कार्यक्रम, ये है अनौपचारिक शिक्षा। यानी शिक्षा के अनौपचारिक रूप को भी प्रोत्साहित करेंगे। आंगनबाड़ी, बालवाड़ी, प्रौढ़ शिक्षा को प्रोत्साहन देंगे, उसका संरक्षण भी करेंगे। पेंशन का कार्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन कार्यक्रम शिक्षा समिति के रास्ते होकर गुजरेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण स्कीम का प्रचार प्रसार शिक्षा समिति। स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं गांव में, उसका औचक निरीक्षण, और वहां डॉक्टर नर्स आते हैं नहीं आते हैं, काम करते हैं नहीं करते हैं, दवाई है नहीं है, पूरा निरीक्षण करेंगे। अगला, दिव्यांगजनों, वृद्धजनों, SC ST OBC BPL वर्ग में आने वाले, यानी समाज कल्याण है ना, तो ये है वो समाज के हिस्से जिन्हें आवश्यकता होती है
कई बार सदस्य सहायता की, तो उनका भी ध्यान रखना, उनके लिए आने वाली योजनाओं और उनके लिए जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका प्रचार प्रसार करना और उन तक पहुंच बनाना, ये भी शिक्षा समिति देखेगी। महिला और बाल विकास, आरोग्यता और स्वच्छता कार्यक्रम, ये सब के सब आएंगे इस समिति के हिस्से में। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बहुत सारा काम है शिक्षा समिति का, और सबसे ज्यादा शिक्षा समिति के काम ही पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेंगे इसे। हम आगे बढ़ते हैं, अगली समिति पर आते हैं। अगली जो समिति है हमारे लिए वो है कृषि, राजस्व और वन समिति। आइए इस पर चर्चा करते हैं। कृषि, राजस्व और वन समिति के अध्यक्ष पंच अपने बीच से चुनेंगे। अब ये कोई भी हो सकता है, पंच, सारे पंच उपलब्ध जो हैं उनमें से कोई भी हो सकता है। ध्यान ये रखना है कि एक पंच एक ही में अध्यक्ष बन सके, सदस्य दो में बन सकता है, अध्यक्ष एक ही में बन सकेगा। तो अगर कोई पंच पहले से किसी का अध्यक्ष बन चुका है तो फिर वो इसमें भी नहीं बन जाएगा ना, ध्यान रखेंगे इसका। दूसरा, सदस्य कितने होंगे, पंचों के मध्य से कोई 4, और यही याद रखना है कि 2 से ज्यादा समिति में वो ना हो। तीसरा, सचिव कौन होगा, तो ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी, यानी ग्रामीण क्षेत्र के जो विकास अधिकारी होते हैं, कृषि विकास अधिकारी, जिनको भी एडीओ कहा जाता था पहले, वो सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, पटवारी, वन रक्षक, सब एक साथ नहीं होंगे, इनमें से कोई हो सकेगा। जिस तरह का गांव और वहां जैसे अधिकारी की उपलब्धता, उस हिसाब से कलेक्टर चयन करेंगे कि इनमें से कौन सचिव बन सकेगा। सब एक साथ नहीं बनेंगे, ये क्लियर करते हैं। तो ग्रामीण कृषि विकास विस्तार अधिकारी, सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी, पटवारी या फिर वन रक्षक। आमतौर पे जैसे वन ग्राम है, जो गांव वन क्षेत्र में आते हैं वहां वन रक्षक हो जाते हैं। राजस्व गांव में आमतौर पे पटवारी हो जाते हैं। थोड़े और बड़े गांव हैं जहां पशु को लेकर के थोड़े ज्यादा एक्टिव है, पशु चिकित्सा अधिकारी की पोस्टिंग है, तो हो सकता है वो बन जाए। और अगर वो कृषि प्रधान गांव है जहां कृषि कार्य को लेकर कृषि अधिकारी उसी क्षेत्र में रहते हैं, निवास करते हैं, आसपास है, तो वो बनाए जा सकते हैं। कलेक्टर निर्धारण करेंगे, ध्यान रखें इनमें से कोई। आई होप क्लियर। काम क्या करेगा, कृषि भूमि विकास और संरक्षण का कार्य करेगी समिति। 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो गांव में चलते हैं कृषि को सुधार को लेकर के, वो। अगला, लघु वनोपज का विकास और वानिकी कार्यक्रम, सामाजिक वानिकी कार्यक्रम ना, उन्नत बीज कार्यक्रम, उद्यानिकी कार्यक्रम, डेयरी, लघु सिंचाई कार्यक्रम, मछली पालन का विकास आदि। इसके अलावा श्रम और राजस्व संबंधी कार्यक्रम, ये सारे के सारे कार्य संचालित होंगे कृषि, राजस्व और वन समिति के तत्वाधान में या उसकी देखरेख में। आई होप यहां तक भी हम क्लियर कर पा रहे होंगे, चीजें क्लियर है, तो अब आगे बढ़ पाएंगे। आइए अगली और आखिरी समिति पर बात करते हैं, ग्राम गौठान समिति। तो ग्राम गौठान समिति इस सरकार द्वारा, यानी विष्णुदेव साय जी की सरकार के द्वारा, ये तय नहीं किया गया है कि इसे पुराने तरीके से चलाना है या नहीं, पर एक चीज तय हो गई है कि पुराना तरीके का जो गठन था वो गठन इस बार यूज नहीं किया जा रहा है। तो इसमें भी पंचों के बीच से कोई एक बनेगा सरपंच, सभापति ग्राम गौठान समिति का। पहले क्या होता था, ग्राम सभा नाम प्रस्तावित करती थी और विभागीय मंत्री अनुमोदन करते थे कि हाँ हम इसको बनाएंगे। ये अब प्रक्रिया नहीं अपनाई जा रही है, अब सीधे सीधे पंचों के बीच से चुना जाएगा। हालांकि ज्ञात जानकारी के अनुसार इस बार जहां ग्राम पंचायतों में गठन हुआ है स्थायी समितियों का, वहां अभी ग्राम गौठान समिति के लिए किसी को भी चुना नहीं गया है, क्योंकि सरकार अभी निर्णय लेना पेंडिंग है कि वो गौठानों का क्या करने वाली है। जैसे मैं अपने रायगढ़ की बात करूं तो रायगढ़ में यह तय किया गया है जिला कलेक्टर जी के द्वारा कि रायगढ़ के सारे गौठानों में औषधीय पौधे लगाए जाएंगे, फूलदार फूल वाले पौधे या सुगंधित पौधे लगाए जाएंगे। हर जिले के कलेक्टर अपने हिसाब से अभी गौठान का क्या करना है ये तय कर रहे हैं, इसलिए इसमें अभी क्रियान्वयन नहीं हो रहा है, ये बता दे रहा हूं आपको अपडेट के रूप में। अध्यक्ष के रूप में बात करें तो पंचों में से कोई एक चुना जाएगा, और मैं पहले क्या होता था बता ही दिया, सदस्य वही 4 होंगे जो पंचों के बीच से चुने जाएंगे, और सचिव इसमें कलेक्टर तय करेंगे कि कौन होगा। क्लियर। काम क्या करेगी, गांव के पशुओं का संरक्षण और संवर्धन और गौठान भूमि को कैसे उपयोगिता बढ़ाई जा सके इसका कार्य करेंगे। ये वाला कार्य पे अब ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, गौठान भूमि पे। क्लियर है। आइए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं कि वर्तमान जो विष्णुदेव साय जी की सरकार है वो गौठानों की जगह गौधाम विकसित कर रही है। हर जिले में गोधाम बनने वाले हैं, आपको पता है ना ये अपडेट, नहीं पता तो नोट करिएगा। बेमेतरा के झालम में लगभग 50 एकड़ के परिसर में बन रहा है छत्तीसगढ़ का पहला गौ अभ्यारण्य, जिसे गौधाम का नाम दिया गया है, और दूसरा बन रहा है कवर्धा में। क्लियर है। तो ऐसे ही हर जिले में गौधाम बनेंगे, गौठान की आवश्यकता अब समाप्त हो रही है। तो उस जमीन का कुछ तो करेंगे ना, तो उसको कैसे उपयोगी बनाया जाए इस पर जिला कलेक्टर बनाएंगे मॉडल। आई होप क्लियर हो गया होगा, पूरा डाउट क्लियर, क्योंकि आपके पास जो भी किताबें हैं उनको पढ़ते हुए आपके मन में डाउट आ सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे सारी चीजें क्लियर कर दे रहा हूँ, संतुष्ट कर दे रहा हूँ।
फिर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अध्यक्षता कौन करेगा, गणपूर्ति क्या होगी और निर्णय कैसे लिए जाते हैं। आइए देखते हैं अध्यक्षता। सबसे पहले सामान्य प्रशासन समिति की अध्यक्षता पे आते हैं। सामान्य प्रशासन समिति की अध्यक्षता सरपंच करेंगे और उनके ना होने पर उप सरपंच करेंगे। यह प्रावधान इस बार के बुक में आया है कि सामान्य प्रशासन समिति में सरपंच अध्यक्षता करेंगे और यानी सरकारी गाइडलाइन में आया, और उनके ना होने पर उप सरपंच। इसका मतलब यह है कि उप सरपंच बाकी में से किसी एक समिति के अध्यक्ष जरूर चुने जाएंगे, ऐसा प्रोसीजर किया जाएगा ताकि सरपंच के ना होने पर उप सरपंच इसकी कार्यवाही कर सके। दूसरा, शिक्षा समिति में सरपंच अध्यक्षता करेंगे और उनके ना होने पर उप सरपंच करेंगे, या फिर अन्य पंच कोई कर सकता है, इसमें प्रावधान स्पष्ट नहीं किया गया है, तो हम यहाँ स्ट्रिक्ट लगा दे। आमतौर पर सभापति ही अध्यक्षता करता है, बाकी समितियों के उसके सभापति अध्यक्ष करेंगे और उनके ना होने पर सदस्यों के बीच में से कोई एक अध्यक्षता कर सकता है। सिंपल प्रावधान। आगे बढ़ते हैं। गणपूर्ति का क्या नियम है? समिति के आधे सदस्य अनिवार्य हैं। अच्छा, यहाँ आधे सदस्य कितने? अगर सारे सदस्य उस समय चुने नहीं जा चुके हैं तो जितने चुने गए हैं उनका आधा, लेकिन आधे सदस्य तत्समय उपस्थित सदस्यों के या तत्समय जितने सदस्यों से बनी है वो समिति, उनके आधे। तो 1/2 को अपने दिमाग में रखना है। समिति के आधे सदस्य होंगे सीधे सीधे। वैसे भी 4 ही तो चुने जा रहे हैं सदस्य, तो आधा नहीं चुनेंगे तो फिर बैठक का क्या ही मतलब निकलेगा, है ना। चलिए आगे। गणपूर्ति ना होने पर क्या होगा? जो भी पीठासीन अधिकारी होंगे यानी सभापति अपने अपनी सभा के, वो उस को स्थगन कर देंगे। स्थगन नहीं, स्थगन कर देंगे, है ना। टाइपिंग एरर बहुत कर रहा हूं आजकल में। स्थगन। और नए तिथि की घोषणा की जाएगी जिस तिथि पर फिर से बैठक हो सके। पर उस दिन का बैठक का क्या? उस दिन की बैठक में आप अब आई गए हैं तो बाकी लोग बैठ करके चर्चा तो कर सकते हैं, पर कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं उठा सकते। क्लियर है? बहुत बढ़िया। फिर अब ध्यान देंगे निर्णय कैसे लिया जाएगा। निर्णय हमेशा बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा। जितने लोग उपस्थित हैं उनके बहुमत के आधार पर ही लिया जाएगा निर्णय। और एक चीज और ध्यान रखें, यदि सदस्यों का मत बराबर पड़ गया तो सभापति डालेंगे निर्णायक मत, लेकिन पदेन सदस्य कभी भी निर्णायक मत में भूमिका नहीं निभाएगा। जो विशेषज्ञ सदस्य समिति में आके जुड़ेंगे वो कभी भी न तो निर्णायक मत और न ही सामान्य मत देंगे। आई होप क्लियर? बहुत बढ़िया। फिर अब ये समझे, मत बराबर होने वाली स्थिति को तो मैं क्लियर कर दिया। एक से अधिक समिति के बीच मान लीजिए कोई विषय है जो दोनों समितियों के चर्चा या 3 समितियों के बीच चर्चा का कारण बन रहा है या विवाद का कारण बन रहा है, उसको सीधे ग्राम पंचायत के आगे रखा जाएगा ताकि एक साथ उसका निपटारा हो सके। अलग अलग समितियां उसको अपने अपने स्तर पर निपटारा नहीं करेंगे। यानी हर वो विषय जो विवादित है उसे आपको ग्राम पंचायत के आगे रखना पड़ेगा। इसी तरह हर वो मामला जिसमें वित्तीय प्रावधान जुड़ा है और समिति उस पर निर्णय करने वाली है, तो वित्तीय मामले को छोड़ करके बाकी पे तो चर्चा करेगी, वित्तीय मामले को ले जाएगी और ग्राम पंचायत के सामने रखना पड़ेगा। क्लियर? बढ़िया। अब यहां ध्यान देंगे, सारे बैठक की एक कार्यवृत्त पुस्तिका भी बनाई जाएगी। जैसे ग्राम पंचायतों की बनती थी ना, वैसे ही समितियों की भी एक कार्यवृत्त पुस्तिका बनेगी और उसको सचिव, जो भी उस समिति का सचिव है, वो तैयार करेगा और आखिर में जो उस समिति के अध्यक्ष हैं उनका साइन करवा के सुनिश्चित करेगा कि आज बैठक हुई, ये मुद्दे उठाए गए, हमने ये किया। तो कार्यवृत्त पुस्तिका बनाना जरूरी है और इस पुस्तिका को ग्राम पंचायत की जो बैठक है उसमें भी रखा जाता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो फिर आप ध्यान देंगे आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे पास जो आपको याद रखना है। सरपंच सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के पदेन अध्यक्ष होंगे। क्लियर कर रहे हैं वंस फॉर ऑल? अब कंप्लीट कर देंगे डाउट को। सरपंच सभी समितियों में पदेन सदस्य होंगे, जिसमें वो अध्यक्ष नहीं है उनमें वो पदेन सदस्य के रूप में तो बैठेंगे, बात करेंगे, पक्ष रखेंगे, मतदान नहीं करेंगे। उप सरपंच शिक्षा समिति में पदेन सदस्य सिटिंग मेंबर होंगे, यानी उनका होना अनिवार्य है। ध्यान रखेंगे उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेषज्ञ सदस्य क्या जोड़े जा सकते हैं? हर समिति पीछे 2 विशेषज्ञ सदस्य यानी बाहरी मेंबर बुला सकते हो आप। ये एक्सपर्ट होंगे उन क्षेत्रों के, जैसे राजस्व मामला है या वन मामला या मत्स्य वाला है, तो वहां उसके एक्सपर्ट आएंगे। पर इसका यह मतलब नहीं है कि वो मतदान में भाग लेंगे, वो सिर्फ अपना सुझाव देने आ रहे हैं। मतदान प्रक्रिया में विशेषज्ञ सदस्य भाग नहीं लेंगे। पर आपको पता ही है कि ग्राम पंचायत के निर्माण संगठन में या संरचना में एक दिव्यांग सदस्य का चुना जाना जरूरी होता है। तो वो दिव्यांग सदस्य भी 5 समितियों में से किसी न किसी समिति में या तो अध्यक्ष या सदस्य के रूप में शामिल होगा, और जब वो शामिल होगा तो अपनी समिति के रूप में की बैठकों में उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, भले यह सदस्य नामांकित या मनोनीत ही क्यों ना हुआ हो।
पर फिर भी इसे ध्यान रखेंगे कि किसी न किसी समिति में शामिल होने का अवसर मिले। ग्राम पंचायत स्थायी समिति नियम 1994 के प्रावधानों में ये पूरी जानकारियां जो मैं आपको बताया ये यही उपलब्ध है, जहां से आपको ये सारी चीजें बताई गई। तो इतना कुछ था आपके लिए अपडेट। मेरे ख्याल से आपके लिए ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का प्रश्न गलत नहीं होगा। नए प्रावधान अपडेट भी कर दिया हूं मैं आपको। जनपद और जिला के प्रावधान मैं जल्दी इसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगा, आप देखें, सुनिश्चित करें कि आपका कोई प्रश्न गलत ना हो। एंड अभी मुझे नहीं लगता कि अब आपका कोई भी डाउट शेष बचा होगा। तो ध्यान से सुनने के लिए आपका धन्यवाद। पढ़ें, अच्छे से पेपर बना के आए। थैंक यू।